हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे। केडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसका आज 19th क्लास होने वाला है दोस्तों। तो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो है थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 2, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों, और ख़ास करके उन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने भी जेएसएससी जेई का फॉर्म भरा है 2022 के लिए। उन सारे स्टूडेंट के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एसएससी जेई का ही प्रीवियस ईयर पेपर लगभग एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा चांसेस है कि इन सारे क्वेश्चंस को ही रिपीट किया जाएगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज डिपेंड्स ऑन। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए है वर्किंग सब्सटेंस, ऑप्शन बी है डिज़ाइन ऑफ इंजन, ऑप्शन सी है टाइप ऑफ फ्यूल फायर्ड, और ऑप्शन डी है टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। यानी कि वर्किंग सब्सटेंस पे, या डिज़ाइन ऑफ इंजन पे, या टाइप ऑफ फ्यूल कैसा यूज करते हैं, या फिर टेम्परेचर, सोर्स एंड सिंक। तो आप लोग बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। सोर्स और सिंक क्या होता है, जिसके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ हीट रहता है उसी को। तो कार्नोट एफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट ईटा इक्वल टू 1 - T2/T1। ये कार्नोट एफिशिएंसी का निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, जहाँ T1 क्या है, हाई टेम्परेचर। T1 आपका हाई है और T2 आपका लो टेम्परेचर है। इसी पे अभी न्यूमेरिकल मिलेंगे दोस्तों आप लोग, इसीलिए इस फॉर्मूला को मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम फॉर। तो कार्नोट साइकिल का ये एफिशिएंसी मैक्सिमम किसके लिए होता है। ऑप्शन ए है गैस इंजन, ऑप्शन बी है रिवर्सिबल इंजन, ऑप्शन सी है पेट्रोल इंजन, ऑप्शन डी है स्टीम इंजन। तो आप लोग बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी रिवर्सिबल इंजन के लिए कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइन। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिफाइन करता है। ऑप्शन ए है एंट्रोपी, ऑप्शन बी है एंथैल्पी, ऑप्शन सी है हीट, ऑप्शन डी है वर्क। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा एंट्रोपी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिनोट करता है दोस्तों, एंट्रोपी इससे डिफाइन करते हैं। उसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं दोस्तों, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, ENERGY एनर्जी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ से एंट्रोपी। उसी प्रकार से हम लोग जीरोथ लॉ से क्या डिफाइन करते हैं दोस्तों, ये 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीरोथ लॉ से क्या डिफाइन करते हैं दोस्तों, तो टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल टू बी इरिवर्सिबल इट इज नेसेसरी दैट। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन डिनोट कर रहा है कि थर्मोडायनेमिक साइकिल जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस शो कर रहा है। तो ऑप्शन ए है इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इज लेस देन 0, ऑप्शन सी है डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, और ऑप्शन डी है डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरिवर्सिबल।
अगर डेल क्यू बाई टी इक्वल टू जीरो होगा तो दोस्तों तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे बोला जाता है रिवर्सिबल। और अगर डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल। यानी कि सी वाला को इम्पॉसिबल, ये वाला को बोलते हैं रिवर्सिबल, और बी वाला का जो फॉर्मूला है उसे इरिवर्सिबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5.5 चलते हैं। आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है दोस्तों, तो आप लोग बनाइए, देखते हैं इसका सही आंसर क्या आने वाला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं पढ़ देता हूँ। द मैक्सिमम इफिशेंसी दैट ये हीट, एक सेकेंड दोस्तों, द मैक्सिमम इफिशेंसी दैट ये हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 327 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी। तो आप लोगों को इफिशेंसी निकालना है हीट इंजन का। टेम्परेचर लिमिट दिया हुआ है दोस्तों 327 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री। तो हम लोग अभी अभी पढ़े दोस्तों, इफिशेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 - T2 अपन T1, यानी T2 लोअर है, T1 हाइयर है। तो हम लोग लेते हैं दोस्तों, इसको केल्विन में सिर्फ लेना है आपको दोस्तों, तो बैठा दीजिए। एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा 1 - 273 में दोस्तों, अगर 327 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 7 2 9, 10 3 2 5, 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो एक सेकंड दोस्तों, तो 300 अपन हो जाएगा 600, 300 अपन 600 हो जाएगा। दोनों को केल्विन में सिर्फ चेंज किए दोस्तों, दोनों में 273 जोड़ेंगे 327 में, अगर 273 जोड़ेंगे 600 केल्विन हो जाएगा, और 27 में 273 जोड़ेंगे 300 केल्विन हो जाएगा। अब 600 में से 300 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 अपन 600, दोनों को 1 0 1 0, 3 कम 3, तो 1/2। तो इसका एफिशिएंसी कितना निकला दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 1/2 यानी 50%। फॉर एन इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो अभी अभी देखा आप लोगों ने दोस्तों कि इरिवर्सिबल के लिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन ये है डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन बी है डेल क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो, ऑप्शन सी है डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ऑप्शन डी है डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो सी का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी डेल क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो। इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल। अगर ग्रेटर देन हो जाता है तो इसे इम्पॉसिबल बोला जाता है, इक्वल टू जीरो होता है तो उसे रिवर्सिबल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए दोस्तों, फिर से न्यूमेरिकल एक, ए हीट इंजन इज सप्लाइड विथ 278 किलोवाट ऑफ हीट एट ए constant fixed temperature of 283 डिग्री सेंटीग्रेड and heat rejection takes place at 5 डिग्री सेंटीग्रेड. The engine is reversible if the heat is rejected in kilowatt each. तो एक हीट इंजन आप लोगों को दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें से हीट हम लोग 278 किलोवाट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर 278 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 एंड T2 दिया हुआ हीट रिजेक्शन 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो और इंजन कैसा है, रिवर्सिबल। तो निकालिए दोस्तों इसमें कितना हीट रिजेक्शन होगा। तो रिवर्सिबल के लिए हम लोग एक डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं दोस्तों, रिवर्सिबल के लिए तो फार्मूला लगाते हैं दोस्तों। इसमें क्या करते हैं, QS/QR इक्वल टू हो जाता है T1/T2। ये डायरेक्ट फार्मूला है रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए। तो QS के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे दोस्तों, दोनों को केल्विन में चेंज कर देना है। तो QS इक्वल टू है 278, तो 278 पुट कर देंगे अपॉन QR मेरा कितना है नहीं पता, QR निकालना है, इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों T1 हम लोग का 278 में से, एक सेकेंड दोस्तों, 283 दिया हुआ है,
एक सेकेंड दोस्तों। तो यहाँ पे 278 क्या बोले दोस्तों फॉर्मूला, क्यू एस 278 हो गया, अपन में क्यू आर पुट करना है, क्यू आर नहीं पता है, और दोनों को केल्विन में चेंज किए तो 283 में अगर 273 जोड़ेंगे तो 556 हो गया दोस्तों, 556 अपन T2 पुट कर रहे हैं तो 5 में 273 जोड़ेंगे 278 हो जाएगा दोस्तों। 278 में से इसे काट देंगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 को फिर से इधर काटेंगे तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 139 किलो वाट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 139, ऑप्शन नंबर ए। इसका फॉर्मूला आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू T1 अपॉन T2, और आप जानते हैं कि T2 लोअर टेम्परेचर है और T1 हायर टेम्परेचर है, तो इस फार्मूला से आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है दोस्तों आप लोगों के लिए, तो इसे देखिए कैसे बनाते हैं। ए रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग एट द रेट ऑफ 100 किलोवाट, वर्क दिया हुआ है 100 किलोवाट एंड एफिशिएंसी ऑफ 20% दिया हुआ है दोस्तों। द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द सोर्स एंड टू द सिंक इन किलोवाट वुड बी रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो हीट ट्रांसफ़र है फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक किलोवाट में कितना होगा। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि क्यू सप्लाई और क्यू रिजेक्शन कितना है, हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्शन दोनों निकालना है। तो लगाते हैं दोस्तों इसमें। सबसे पहले हम लोग इफ़िशेंसी इक्वल टू फार्मूला होता है दोस्तों वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, और इसी को लिखते हैं हम लोग दोस्तों क्यू एस माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस। ये फार्मूला हो गया दोस्तों। इफ़िशेंसी 20%, इसको 100 से भाग देंगे तो 0.20 लिख सकते हैं दोस्तों, इक्वल टू 100 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन दिया हुआ है अपॉन हीट सप्लाइड हमको नहीं पता क्यू एस। तो यहाँ से क्यू एस निकाल देते हैं दोस्तों, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे इसे तो नीचे आ जाएगा 100, और 1 0 से 1 0 इधर, 2 बचे 10। तो क्यू एस मेरा हीट सप्लाइड कितना आया दोस्तों, 500 किलोवाट में आएगा, 500 किलोवाट आ गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब वर्क डन चाहिए हमें, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन होता है। तो हीट रिजेक्शन हमें नहीं पता है, वर्क डन मुझे पता है 100 किलोवाट, इधर किलोवाट यहाँ हो जाएगा, और हीट सप्लाइड अभी निकाले हम दोस्तों 500 किलोवाट माइनस क्यू आर है। तो अब हमको क्यू आर चाहिए, तो इक्वल टू में माइनस इधर चल जाएगा, इधर आएगा तो -400, तो माइनस माइनस कट जाएगा दोस्तों। तो क्यू आर कितना निकला दोस्तों, 400 किलोवाट, और हीट सप्लाइड 500, इसलिए सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों 500 वाट और 400। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 आप लोगों को बताना है। ए हीट इंजन इज ए डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन ए थर्मोडाइनमिक साइकिल। तो बोल रहा है कि एक हीट इंजन जो है वो थर्मोडाइनमिक साइकिल पर वर्क करता है, ऑपरेट्स ऑन थर्मोडाइनमिक साइकिल। ऑप्शन ये है टू कन्वर्ट द हीट सप्लाइड इनटू कंप्लीट वर्क एनर्जी अंडर रिवर्सिबल कंडीशन। बोल रहा है कि पूरा का पूरा हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है रिवर्सिबल कंडीशन में। ऑप्शन बी बोल रहा है टू कन्वर्ट द हीट सप्लाइड इनटू कंप्लीट वर्क अंडर ऑल कंडीशन। बोल रहा है कि जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं उसको फुल्ली कन्वर्ट कर देगा वर्क में अंडर किसी भी कंडीशन। उसी तरह बोल रहा है ऑप्शन सी टू प्रोड्यूस यूजफुल वर्क फ्रॉम द हीट रिसीव्ड फ्रॉम ए सोर्स एंड आल्सो रिजेक्ट द रिमेनिंग हीट टू द सिंक अंडर ऑल कंडीशन। मतलब जितना वर्क यूज करना है करके हीट रिसीव्ड करते हैं हम लोग सोर्स से, और रिजेक्ट कहाँ कर देते हैं, सिंक में, किसी भी कंडीशन में। और ऑप्शन डी है टू प्रोड्यूस यूजफुल वर्क फ्रॉम ऑल कंडीशन। ऑप्शन डी है टू प्रोड्यूस यूजफुल वर्क फ्रॉम द हीट रिसीव फ्रॉम ए सोर्स एंड आल्सो रिजेक्ट द रिमेनिंग हीट टू सिंक अंडर रिवर्सिबल कंडीशन। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी जितना हम लोग हीट यूज करते हैं जो शेष बचता है उसको सिंक में क्या करते हैं,
रिमेनिंग हीट को रिजेक्ट कर देते हैं किसी भी कंडीशन में। ये हीट इंजन का एक प्रॉपर्टी बोलिए या ऐसा ही डिवाइस ही, तो इसीलिए सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। ए हीट इंजन रिसीव्ड 1000 किलो जूल ऑफ हीट, तो हीट सप्लाइड इसमें कितना हो गया दोस्तों 1000 किलो जूल, एंड प्रोड्यूस 600 किलो जूल वर्क, और इसमें वर्क कितना मिला 600 किलो जूल। द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट इन किलो जूल एंड द एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ द इंजन, तो आपको हीट रिजेक्शन क्यू निकालना है किलो जूल में और परसेंटेज इफिशिएंसी परसेंटेज में। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों वर्क इक्वल टू क्या होता है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन होता है। तो W इक्वल टू होता है जितना हीट सप्लाइड किए उसमें से हीट रिजेक्शन जितना होगा वो हम लोग का वर्क होगा। तो यहाँ हीट सप्लाइड 1000 किलो जूल है दोस्तों, माइनस क्यू मुझे नहीं पता और वर्क मिल रहा है 600। तो यहाँ से जो क्यू निकलेगा दोस्तों वो हो जाएगा कितना 400 किलो जूल हो जाएगा दोस्तों। तो क्यू तो निकल गया मेरा 400 किलो जूल। अब इफ़िशेंसी वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो इफ़िशेंसी इक्वल टू हम लोग 1 माइनस क्यू अपन क्यू जानते हैं, T2 अपन T1 या क्यू अपन क्यू भी लगा सकते हैं। तो 1 माइनस क्यू हीट रिजेक्शन अभी निकाले 400 किलो जूल, और हीट सप्लाइड मेरा कितना था, हीट सप्लाइड था 1000। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 दूनी 4 2 5 10। तो 5 में से 2 गया यानी 3/5, 3/5 को गुना 100 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 5 20 20 दिया 60, तो यहाँ आया 60% एफिशिएंसी। तो जो क्यू निकला 400 किलो जूल और इफिशियंसी निकला 60, तो ऐसा कहाँ ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट ए परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ टेस्ट, तो केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट के अनुसार बताना है कि परपेचुअल मोशन मशीन कौन है। ये फर्स्ट काइंड इज पॉसिबल, ऑप्शन बी है फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल, ऑप्शन सी है सेकंड काइंड इम्पॉसिबल, ऑप्शन डी है सेकंड काइंड इज पॉसिबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सेकंड काइंड इज इम्पॉसिबल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। सेकंड काइंड जो है वो इम्पॉसिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी ईटा ऑफ ए सिस्टम अंडरगोइंग ए रिवर्सिबल पावर साइकिल वाइल ऑपरेटिंग बिटवीन थर्मल रिजर्वायर एट टेम्परेचर टी एंड टी हायर। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो इफिशेंसी ऑफ कार्नोट इंजन मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं 1 माइनस टी लोअर अपन टी हायर, टी लोअर अपन टी हायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऐसे होता है दोस्तों 1 माइनस टी लोअर अपन टी हायर। तो ऐसे आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये में तो होगा नहीं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं दोस्तों, सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को बताना है दोस्तों, केल्विन प्लांक्स लॉ डील्स विद द डैश। तो केल्विन प्लांक्स लॉ क्या चीज़ डील करता है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है कंजर्वेशन ऑफ हीट, ऑप्शन बी है कंजर्वेशन ऑफ वर्क, ऑप्शन सी है कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, ऑप्शन डी है कंजर्वेशन ऑफ वर्क इनटू हीट। तो आप लोग बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का वो है कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। तो सेकेंड लॉ में क्या होता है दोस्तों कि हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये एक तरह का क्या है साइक्लिक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को बताना है,
व्हाट डज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइंस? ऑप्शन ए है एंट्रोपी, ऑप्शन बी एंथैल्पी, ऑप्शन सी है हीट, ऑप्शन डी है वर्क। मैंने अभी अभी आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूं दोस्तों कि सेकंड लॉ एंट्रोपी, फर्स्ट लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड जो जीरोथ लॉ है वो टेम्परेचर डिफाइन करता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15, एन इंजन वर्किंग बिटवीन पॉजिटिव टेम्परेचर डैश। तो कौन सा इंजन है जो पॉजिटिव टेम्परेचर पे वर्क करता है? ये कैन बी ए हीट पंप, ऑप्शन बी है कैन नॉट बी ए हीट पंप, ऑप्शन सी है मस्ट बी ए हीट पंप, ऑप्शन डी है कैन बी ए हीट पंप इफ फ्रिक्शनलेस मशीन इज काउंट। तो 15 का सही आंसर क्या है दोस्तों? कैन बी ए हीट पंप। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो पॉजिटिव टेम्परेचर के बीच कौन वर्क करता है? तो हीट पंप। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को बताना है दोस्तों, ए परपेचुअल मोशन मशीन इज डैश। तो परपेचुअल मोशन मशीन कौन होता है? ए थर्मोडायनेमिक्स मशीन, ऑप्शन बी है ये नॉन थर्मोडायनेमिक मशीन, ऑप्शन सी है ये हाइपोथेटिकल मशीन हुज ऑपरेशन वुड वायलेट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी है नन ऑफ दीज। तो 16 का जो सही आंसर है दोस्तों, रियली में कोई ऐसा मशीन होता नहीं है जो परपेचुअल मशीन है। ये एक तरह का हाइपोथेटिकल मशीन माना गया है जो ऑपरेशन तो करता है लेकिन वायलेट करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो रियल में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ हम लोग एक मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70, एन एक्चुअल इंजन इज टू बी डिजाइंड हैविंग सेम एफिशिएंसी एज द कार्नोट साइकिल सच ये प्रोपोर्शन इज। ऑप्शन ए है फिजिबल, ऑप्शन बी है इम्पॉसिबल, ऑप्शन सी है पॉसिबल, ऑप्शन डी है डिजायरेबल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो ऐसा कोई भी मशीन बना नहीं, इसीलिए इम्पॉसिबल। तो सेम एफिशिएंसी कोई भी एक्चुअल मशीन होता नहीं है जो कि कार्नोट एफिशिएंसी के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को बताना है दोस्तों, ए परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड दैट इज ए मशीन विच प्रोड्यूस पावर विदाउट कंज्यूमिंग एनी एनर्जी इज। बोल रहा है कि परपेचुअल मोशन मशीन जो फर्स्ट काइंड का है वो मशीन ऐसा मशीन है जिसमें प्रोड्यूस पावर विदाउट कंज्यूमिंग एनी हीट, यानी किसी भी प्रकार का एनर्जी दिए वो आपको वर्क दे और पावर दे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। ऑप्शन ये है पॉसिबल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से पॉसिबल है। ऑप्शन बी है इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से इम्पॉसिबल है। ऑप्शन सी है इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ के हिसाब से इम्पॉसिबल है। और ऑप्शन डी है पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी सेकंड लॉ के हिसाब से पॉसिबल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को बताना है दोस्तों, इसमें से कौन सा सही आंसर होने वाला है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ 3 kg ऑफ फ्लड दैट ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 1.5 मीटर क्यूब इफ द इंटरनल एनर्जी इज 3.5 मेगा जूल एंड द प्रेशर इज 0.3 मेगा न्यूटन पर एन स्क्वायर। तो आप लोग बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मास 3 kg दिया है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है 1.5 मीटर क्यूब, इंटरनल एनर्जी भी दिया हुआ है आप लोगों को दोस्तों, द प्रेशर इज 0.35 नहीं। तो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? आप लोग जानते हैं, सारा चीज़ मेगा में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एंथैल्पी इक्वल टू ई इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? एक सेकेंड, एंथैल्पी H इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। तो यू मेरा कितना दिया हुआ है दोस्तों? 3.5 किलो जूल इंटू 1.5। एक सेकेंड दोस्तों, इंटरनल एनर्जी यू एम, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है दोस्तों यू इक्वल टू एम सी वी डी टी डेल्टा टी। तो यहाँ से हम लोग इसे ले लेते हैं H बराबर U प्लस पी वी। तो U बराबर हो गया 3.5 इंटरनल एनर्जी इंटू मास 3 प्लस
1.5 इंटू 0.3 प्रेशर दिया हुआ है दोस्तों। अब वॉल्यूम 1.5 है, यहाँ से सारा चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो 10.95 मेगा जूल आ जाएगा आपका आंसर दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 20, कार्नोट साइकिल इफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन। तो कार्नोट साइकिल का इफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है आप लोगों को बताना है दोस्तों। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन ये है प्रॉपर्टी ऑफ दिस मीडियम या सब्सटेंस, यानी जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसका मीडियम या प्रॉपर्टी पे, मीडियम या सब्सटेंस पे। कंडीशन ऑफ इंजन, यानी किस प्रकार का इंजन है। वर्किंग कंडीशन, कैसा वर्क कर रहा है। और ऑप्शन डी है टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑपरेशन। जब भी कार्नोट इफिशिएंसी पूछे टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, विच ऑफ द रिलेशन रिप्रेजेंट एन इरिवर्सिबल एंड पॉसिबल प्रोसेस। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ये है साइक्लिक इंटीग्रल इक्वल टू डेल क्यू बाई टी इक्वल टी जीरो, ये तो मैंने बता दिया था, पॉसिबल होता है। डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन जीरो, यही ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये इम्पॉसिबल होता है, लेस देन जीरो होता है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये रिवर्सिबल होता है दोस्तों, ये इम्पॉसिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। तीनों को याद रखना है दोस्तों, जो पूछा जाए एग्जाम में उससे मार देना। इन क्लासियस थ्योरम द रिवर्सिबल पाथ इज सब्स्टिट्यूटेड बाय डैश। ऑप्शन ए है रिवर्सिबल आइसोबार्स, ऑप्शन बी है रिवर्सिबल आइसोथर्म्स, ऑप्शन सी है रिवर्सिबल आइसोकोरिक। तो क्लासियस थ्योरम में कौन सा सही है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, रिवर्सिबल आइसोथर्म्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का बहुत ही अच्छा है दोस्तों। पूछ रहा है कि ये रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2। बोल रहा है कि एक इंजन है जो कि रिवर्सिबल है और टेम्परेचर T1 और T2 के बीच काम कर रहा है। द एनर्जी रिजेक्टेड बाय दिस इंजन एक्ट्स एज एन इनपुट फॉर अनदर रिवर्सिबल इंजन एट टेम्परेचर T3। यानी कि दूसरा से जो एनर्जी रिजेक्ट करेगा वो तीसरा के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट का काम करेगा। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3। तो T1 T2 और T3 के बीच में क्या होगा वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे दोस्तों। तो इसको बता दे रहे हैं दोस्तों आप लोगों का, इसका एक डायग्राम बनता है, थोड़ा डायग्राम आप लोगों को समझा देते हैं दोस्तों। ये हो गया टेम्परेचर T1 दोस्तों, इसे T1 हो गया। एक सेकेंड दोस्तों, इस डायग्राम को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ये हो गया T1, यहाँ से कुछ हीट सप्लाइड होगा Q1, और यहाँ एक इंजन है दोस्तों H1, इससे कुछ वर्क निकला W1। फिर यहाँ पे Q2 निकलेगा दोस्तों, और यहाँ रिजेक्शन के रूप में आपका टेम्परेचर T2 होगा। फिर यही Q2 ही निकलेगा आगे। यहाँ फिर एक इंजन रहेगा W2 होगा दोस्तों, और इसको इंजन 2 रख दिए। यहाँ से फिर Q3 हीट रिजेक्शन होगा, और यहाँ पे लास्टली T3 मेरा रहेगा, और यहाँ W2 तो मैंने बता दिया। तो ये है डायग्राम दोस्तों। अब इसी डायग्राम पे मैं आप लोगों को इसका आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। तो इफ़िशेंसी इक्वल टू होता है, इफ़िशेंसी ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 हो जाएगा दोस्तों, और इफ़िशेंसी ऑफ 2 इक्वल टू 1 माइनस T3 अपॉन T2 हो जाता है। अब दोनों का इफ़िशेंसी को इक्वल कर देंगे दोस्तों। इक्वल करने के बाद क्या हो जाता है, यानी इफ़िशेंसी ऑफ 1 बराबर इफ़िशेंसी ऑफ 2 कर देंगे। इफ़िशेंसी ऑफ 1 बराबर 2 कर दिए, तो यहाँ से आया 1 माइनस T2 अपॉन T1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस T3 अपॉन T2। यहाँ से 1 1 चला गया दोस्तों, 1 1 ख़त्म हो जाएगा, दोनों का माइनस भी चला गया। अब T2 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा T3 इंटू T1 दोस्तों, T3 इंटू T1 हो जाएगा। और इसी को
T2 को अब चढ़ा देंगे रूट के अंदर दोस्तों। T2 बराबर हो जाएगा √100 T1 इंटू T3। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो इसको याद रखिएगा ज़रूर से ज़रूर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, क्लाउसियस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट्स आर डैश। तो केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट और क्लाउसियस स्टेटमेंट क्या है बताना है। ऑप्शन ए है नॉट कनेक्टेड, ऑप्शन बी है टू पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ऑप्शन सी है वायलेशन ऑफ वन डज नॉट वायलेट द अदर, मतलब एक करता है एक नहीं करता है। ऑप्शन डी है फॉल्स स्टेटमेंट। जो 24 का जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? 24 का टू पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ है। और आज का मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ द हीट रिजेक्शन फ्रॉम द सिस्टम इज जीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू। इफ़ द हीट रिजेक्शन फ्रॉम द सिस्टम इज जीरो, अगर हीट रिजेक्शन को ही हम लोग जीरो कर दें जो दोस्तों, QR इक्वल टू अगर जीरो कर दें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज होल्ड ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। व्हेन नेट वर्क इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब वर्क एफिशिएंसी इज 100%, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी है हीट इज एक्सचेंज फ्रॉम वन हीट रिजर्वायर ओनली, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी है इट वायलेट्स केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये सारा ही सारा क्या होगा, इसमें हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है दोस्तों, ये हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द सोर्स एंड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिजेक्टेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिसीव्ड 5 किलोवाट ऑफ हीट, वर्क डन फॉर द इंजन इज इक्वल टू 0 किलोवाट। डज दिस सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी ऑफ क्लाउसियस। ऑप्शन ए है येस, ऑप्शन बी है नो, ऑप्शन सी है कार नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इसका वर्क डन 0 दे दिया है, तो इसे निकालने से एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, T1 Q2 अपन T1 निकालेंगे दोस्तों तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 27 का सी है। 26 दोस्तों, 26 का 26 का बी ऑप्शन है दोस्तों, नो नो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों को बता ही देते हैं दोस्तों, एक नंबरिकल है। ए कार्नोट इंजन रिडक्स 30% ऑफ एब्जॉर्ब हीट एट ए सिंक एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स इज। तो हीट सोर्स का टेम्परेचर निकालना है इसमें, तो टेम्परेचर हम लोग देखते हैं दोस्तों। T2 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है 30 और 273 जोड़ देंगे तो 303 केल्विन हो जाएगा, 303 केल्विन दोस्तों। और Q1 कार्नोट इंजन रिजेक्ट 30% एब्जॉर्ब हीट एट ए सिंक, तो Q1 इक्वल टू Q मान लेते हैं दोस्तों, और Q2 इक्वल टू हो जाएगा 0.3 Q। तो यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों हम लोग, एक फार्मूला आता है Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 बराबर 0 हो जाता है। इसी को आगे दोस्तों करेंगे, माइनस Q1 अपॉन T1 होता है, तो Q अपॉन T1 इक्वल टू हो जाएगा 3Q अपॉन 303। यहाँ से काटेंगे दोस्तों तो T1 इक्वल टू निकलता है 1010 केल्विन। इसमें से 273 घटा देंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 737 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक बार रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगा के दोस्तों आप लोगों को निकाल देना बस। तो आज का वीडियो बहुत लंबा होने के कारण दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ। तो मेरे वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आ रहे हों तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।
और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं दोस्तों, ऐसे ही सीरीज़ ये चलती रहेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, थैंक यू।